हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 7 पार्ट 2 है, जहां पे हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो चैप्टर 7 पार्ट 1 में आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनके बेसिक चीजों के बारे में आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में पता चलेगा, और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए आज हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, रेगुलेटर या रेगुलेटरी बॉडी वो होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या वो पब्लिक कॉरपोरेट्स हैं जिन्हें लीगल अथॉरिटी दी गई है ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। अब ये एक्टिविटीज जो है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो सकती है, लीगल एक्टिविटीज भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी हो सकती है। तो आज क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो रेगुलेटर होंगे वो होंगे सेबी। बेसिकली रेगुलेटर्स का काम जो है रेगुलेट करना होता है, एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, और ये इंश्योर करना होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें। रेगुलेटर्स क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग भी करते हैं, ये देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स जो है सही तरह से उनके नियम कायदे कानून को अपने काम करने के तरीके में लागू कर रहे हैं कि नहीं। इन केस कभी भी सेबी को अगर दिखता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है उनके गाइडलाइंस को, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते या नहीं कर रहे हैं, तो वो उनपे फाइन्स अप्लाई करते हैं ताकि वो उन्हीं के नियम कानून के हिसाब से, सेबी के बनाए गए नियम और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम करे। सेबी जो है इसीलिए ये सब रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं एंड टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स इसीलिए लाते हैं ताकि वो आम जनता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके। अब चलिए समझते हैं कि एक इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स को ऐसी कौन सी राइट्स जो है जो उनके पास अवेलेबल है इंडिया में। सबसे पहली राइट जो है, इन्वेस्टर अगर चाहे तो म्यूचुअल फंड से सर्टिफिकेट्स, अपने यूनिट होल्डिंग के सर्टिफिकेट्स या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यूनिट होल्डर की ये रिक्वेस्ट जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस को माननी पड़ती है, और उनके रिक्वेस्ट से 6 वीक्स के अंदर उन्हें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सेकेंड राइट अवेलेबल ये होती है कि कभी भी अगर आपको आपके एडवाइजर कोई भी स्कीम, म्यूचुअल फंड के स्कीम सजेस्ट करते हैं, या आप खुद से अगर कोई स्कीम प्रेफर करते हैं, या बैंक की तरफ से आपको कोई स्कीम बताई जाती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो यूनिट होल्डर्स जो हैं उनके पास ये राइट अवेलेबल है कि वो किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी स्कीम जो है, उनकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज क्या है, और जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस में वो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, किस किस सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, ये सभी डिटेल्स जो है एक यूनिट होल्डर पता कर सकते हैं, ये उनका राइट है। थर्ड राइट ये अवेलेबल है यूनिट होल्डर्स के पास, जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो यूनिट होल्डर के पास ये राइट है कि 30 डेज के डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर उन्हें वो डिविडेंड रिसीव हो जाना चाहिए। एंड सपोज कभी वो कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स अपने रिडीम करते हैं, या रिडीम करने के बाद कभी अगर वापस से रीपर्चेज करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम, यूनिट होल्डर के पास ये राइट है कि 10 दिन के अंदर वो प्रोसीड जो है उनको मिले। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, वेदर इक्विटी में इन्वेस्ट करें या डेट स्कीम में, वहां पे T+2 का टाइम होता है। इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाते हैं, और अगर आप कभी भी अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हैं
बी इट इक्विटी या डेट, तो T+3 और T+2 डे के अंदर ही आपको आपके प्रोसीड्स जो है वो मिल जाते हैं। कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एज अ यूनिट होल्डर आपका ये राइट होता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है सभी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्लोज करें, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो काइंडली एक चीज बस याद रखिएगा, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी प्रोवाइड करें जो कि वर्किंग हो। एंड म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, टाइम टू टाइम आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कोई भी अपडेट्स अगर आपको देने होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, तो वो उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं। यूनिट होल्डर के पास एक राइट होते हैं कि अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या एएमसी से अगर कोई तकलीफ है, कोई ग्रीवियंसेस है जो कि म्यूचुअल फंड हाउस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सेबी को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंप्लेन रेज कर सकते हैं और सेबी के अप्रूवल के बाद ही वो पर्टिकुलर एएमसी से अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरह के परेशानी है, आपको इन्फॉर्म नहीं रखा जा रहा है या आपके पास टाइमली फंड्स या डिविडेंड क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो या तो आप डायरेक्टली अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उनके सोल्यूशन से तो आप सेबी को भी ईमेल लिख सकते हैं। क्योंकि सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो इन म्यूचुअल फंड रिलेटेड ग्रीवियंसेस को जो है सॉल्व करती है। इन्वेस्टर्स जब सेबी को कंप्लेन करते हैं कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या उनके स्कीम के रिलेटेड, तो सेबी क्या करते हैं, कंसर्न म्यूचुअल फंड हाउस से डायरेक्टली बात करते हैं और चीजों को रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बट अगर चीजें रिजॉल्व नहीं होती है देन एमसी टर्मिनेशन की प्रोसीड्स या प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है सेबी द्वारा। आर देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी फाइनेंशियल एसेट्स में कोई ना कोई तरह के रिस्क इन्वॉल्व रहते ही हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस जो होती है कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, वो फ्लक्चुएट करती है। और इसी फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी होने की वजह से आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स जो है वो भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं, और इसमें भी कुछ टाइप के रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सबसे पहली चीज जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है गारंटीड रिटर्न, अश्योर्ड गारंटीड रिटर्न जो है कभी भी क्लेम नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए या ऐसी स्कीम चाहिए जो गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करे, तो उसके लिए आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको आपके कंसर्न एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स जनरली क्या करते हैं, इन्वेस्टर से फंड्स जो है वो पूल करते हैं और वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो भी रिटर्न होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ एक और फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो कभी भी अगर आप कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बी इट म्यूचुअल फंड हो गया, बी इट इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, आपको उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहले समझना पड़ेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और ये जो परफॉर्मेंस, आपके इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस और रिस्क जो है डिपेंड करता है कि ओवरऑल वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। सपोज आप कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर इशूइंग कंपनी ही प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट रीपेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में अगर डिफॉल्ट कर जाती है, तो आपका जो फंड है
उसके परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है, सपोज आप जब किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो आपने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, अगर पर्टिकुलर उस कंपनी का पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही अभी डाउन है, या गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स से या गवर्नमेंट के कोई भी नए रेगुलेशन से अगर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, तो आपकी कंपनी अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आती है तो वो भी इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोरोना आने के बाद आईटी सेक्टर्स जो है बहुत तेजी से रन अप दे रहे थे। तो सपोज अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या डायरेक्टली आपने सिर्फ आईटी ही स्टॉक्स उठा रखे थे, और गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन आने से अगर आईटी सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री में अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप देखेंगे आपने जितने भी आईटी स्टॉक्स इंडिविजुअली ले रखे थे या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया था, वो सारे ही, उन सभी की परफॉर्मेंस जो है आपको डाउन दिखेगी। तो इस चीज से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स जो है अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है। तो वो क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज ही डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर डाउन ट्रेंड होने की वजह से आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, जितना ज्यादा इफेक्ट तब करेगा जब आप इंडिविजुअली सिर्फ एक ही सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क दैट इफेक्ट्स म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए समझते हैं, म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी रिस्क जो है एक म्यूचुअल फंड्स को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला रिस्क जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है वो है मार्केट रिस्क। इसे हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। ये रिस्क तब अराइज होता है जब ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, कोई तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, या नेचुरल डिजास्टर का सिनेरियो हो। ये मार्केट रिस्क जो है, आपने 2020 में देखा होगा, कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला था, वो एक तरह का मार्केट रिस्क था, जिसकी वजह से आपको आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आपको डाउनफॉल या लॉस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा होगा। जनरली ये टाइप का रिस्क जो होता है, इन्वेस्टर्स के हाथों में नहीं होता है, और ये अनअवॉइडेबल भी होते हैं। मार्केट रिस्क में एक चीज बस हम यही कर सकते हैं कि चीजों के नॉर्मलाइज होने का वेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस रिस्क को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क जो म्यूचुअल फंड्स को इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं नॉन मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये होता है, ये ओवरऑल मार्केट या इकोनॉमी का रिस्क नहीं है। इस केस में क्या होता है, सपोज कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर कोई बैड न्यूज सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी है अफेक्ट होंगे, अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड है। नॉन मार्केट रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही सेक्टर के या एक ही इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लेके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो, अगर एक या दो कंपनी के बारे में अगर कुछ ऐसी बैड न्यूज सर्कुलेट होती भी है मार्केट में, तो उससे आपके इन्वेस्टमेंट्स को या आपके पोर्टफोलियो को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जो कि तब होता अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क जो होते हैं क्रेडिट रिस्क होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज जब भी कोई इशूइंग कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स लाती है, अगर वो इशूइंग कंपनी खुद ही डिफॉल्ट कर जाती है पेमेंट करने में, बी इट आपका प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट, तो उस केस में उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है,
लेंडर्स के इन्वेस्टमेंट्स में लॉस फेस करना पड़ता है उन्हें बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इशुइंग कंपनी। ये रिस्क भी कुछ हद तक अन कुछ हद तक अवॉइडेबल होते हैं। तो कभी भी आप किसी भी डेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो काइंडली उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उनकी रेटिंग्स चेक कर लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। फोर्थ टाइप ऑफ रिस्क जो है वो होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि गवर्नमेंट या आरबीआई जो क्या करती है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज करती रहती है। तो इस तरह के इंटरेस्ट रेट चेंजेस की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी अफेक्ट होता है। सपोज अगर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली बढ़ाती रहती है तो आप देखोगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको रिडक्शन इन वैल्यू देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा आप देखोगे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ रिस्क जो म्यूचुअल फंड को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। और फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल सीरीज के प्रीवियस चैप्टर्स का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है।